ठेके पर जमीन ले रहे, 1000 तो 2000 बीघा, तो गन्ना होगा। ठेके पे ठीक हो रहा है। किसान तो आप रोक लगाइए ना, सरकार किस लिए है? ठीक है, आप रोक लगाइए। माननीय नेता सदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल जी और मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, मैं राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संपूर्ण सदन की ओर से राष्ट्रपति महोदया को हमारे इस विशेष सत्र को रजत जयंती के अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उनका दिल की गहराइयों से समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए देश के लिए अपने प्राणों का आहुति देने वाले अमर बलिदानियों, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी आंदोलनकारियों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में हमको राज्य स्थापना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना वचन निभाते हुए न केवल उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उत्तराखंड वासियों के सपनों को साकार किया, बल्कि प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का भी काम किया। मैं इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए सभी हमारे नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में नवगठित उत्तराखंड राज्य की आधारशिला रखी गई। साथ ही राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी इस सदन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 25 वर्षों की यात्रा में राज्य को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले मैं आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का भी मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सदन की गरिमा को अपने कार्यों और व्यक्तित्व से ऊंचाई प्रदान करने वाले स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं राज्य निर्माण में विभिन्न चरणों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को, पूर्व विधायकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उनका भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं, जिन्होंने राज्य निर्माण से पूर्व अथक संघर्ष किया और राज्य स्थापना के पश्चात इसके सशक्त, समृद्ध और विकसित स्वरूप के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। आज देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना की रजत जयंती पर आहूत इस विशेष सत्र में सदन में मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आपने मुझे मौका दिया है। मैं पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ओर के सभी माननीय सदस्यगणों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुत सारे अपने मन की बातें यहाँ पर रखी हैं, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। और मुख्य रूप से मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्या जी सहित उन सभी सम्मानित सदस्यों का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने तर्कों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा और पार्टी लाइन के अनुरूप राज्य स्थापना के पश्चात इन 25 वर्षों की विवेचना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व ही यहाँ के लोग अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अलग राज्य, अलग पहचान का अनुभव करने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक हालतों के कारण
पृथक राज्य की मांग व्यापक रूप से उभरने लगी थी। इसी को देखते हुए वर्ष 1967 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया और उसका मुख्यालय रामनगर नैनीताल रखा गया। वर्ष 1960 और 70 के दशक में जब देश के अन्य भागों में भी भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ, तब उत्तराखंड के लोगों के मन में भी ये विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमारी भी राज्य की जो न्याय संगत अलग राज्य की मांग है यह अवश्य मानी जाएगी। 1979 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंजी की अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, जिसने पृथक राज्य आंदोलन के एक संगठित राजनीतिक स्वरूप उसको प्रदान किया गया। आदरणीय इंद्रमणि बड़ोनी जी, काशी सिंह हैरी जी, फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी, बच्ची सिंह रावत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी जैसे जन नायकों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ। इसी वर्ष पृथक राज्य की मांग ने व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक समाज के प्रत्येक वर्ग ने अभूतपूर्व एकता संघर्ष की भावना के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारियों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में की गई भेदभावपूर्ण नीति ने पर्वतीय समाज में असंतोष की ज्वाला को उस समय और अधिक भड़का दिया। 8 अगस्त 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जब देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और राज्य के अनेक स्थानों पर जन आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस मांग के पक्ष में एकजुट हो गया, पूरा राज्य आंदोलित हो गया। और इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारी मातृशक्ति की भूमिका रही और हजारों महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर राज्य की मांग का आंदोलन उसका नेतृत्व किया। लेकिन इस आंदोलन का सबसे भयानक, भावनात्मक और दर्दनाक अध्याय 1 सितंबर का मसूरी का गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 का, 2 सितंबर मसूरी का और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के रूप में सामने आया। 1 सितंबर 2 सितंबर 1994 को खटीमा मसूरी तथा 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में जब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार हुआ। महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर अत्याचार किया गया, पूरा प्रदेश शोक और वेदना और आक्रोश से भर उठा। इन घटनाओं ने न केवल राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी से हृदय में पृथक राज्य की स्थापना के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। और इन गोलीकांडों की प्रतिक्रिया में देहरादून में, नैनीताल में, कोटद्वार, श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतारकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान कई हुतात्माओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1998 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक राज्य हेतु जनभावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। इसी सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उस दौर में मैं लखनऊ में शिक्षारत था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते छात्र राजनीति से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं और मेरे जैसे अनेक उत्तराखंडी छात्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर निरंतर आवाज़ उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष इस जनभावनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण मुझे उस समय अटल जी, आदरणीय राजनाथ जी, कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उत्तराखंड की जनताओं की आकांक्षाओं को, यहाँ की
चुनौतियों को या यहाँ की समस्याओं को रखने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का विधिवत रूप से गठन संभव हुआ। इस प्रकार लंबे संघर्ष, असीम त्याग, अनगिनत बलिदानों के उपरांत उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ, अलग राज्य का गठन हो गया। आज जब उत्तराखंड राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो उन आंदोलनकारियों के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों को भी याद करने का है, जिनके असीम साहस समर्पण के कारण ही हम सबको अलग राज्य मिला, अलग राज्य अस्तित्व में आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, आर्थिक सुधारों का नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2001 में जहां एक और राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक क्रांति लागू की, वहीं नई पर्यटन नीति भी लागू की गई। दोनों नीतियों ने नवगठित राज्य की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान देहरादून को अंतरिम राजधानी के रूप में विकसित करने, व्यापक आधारभूत संरचनाओं को निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। साथ ही स्थानीय विधायी भवन के निर्माण हेतु गैरसैंण, भराड़ीसैंण तथा देहरादून में विभिन्न शासकीय परिसरों के लिए भूमि चयन की प्रक्रियाएं और योजनाएं भी इसी कालखंड में आरंभ की गई। इस प्रकार राज्य के प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल का प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा और वर्ष 2002 में राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को, उसके विस्तार को नई दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे नवोदित राज्य की विकास यात्रा को एक नई गति प्राप्त हुई। केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न पहलें की गई। इसमें सिडकुल और IT पार्क की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में उत्तराखंड जैव विविधता नीति लागू की गई। वन ग्रामों के पुनर्वास, इको डेवलपमेंट कमेटियों का स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। उसी दौरान देश की संसद द्वारा राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान को और अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2007 से 12 का कालखंड उत्तराखंड के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और सामाजिक विकास का दौर रहा। इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनके उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में एक नई दिशा तय हुई। आदरणीय भुवन चंद खंडूरी जी का कार्यकाल सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नीति पर केंद्रित रहा। इस दौरान प्रशासन ने जवाबदेही सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए, अनेक पहलें की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया गया। आदरणीय निशंक जी ने अपने कार्यकाल में हमारी गौरवशाली पहाड़ी संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का काम किया। संस्कृति के संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया था। ये कालखंड राज्य के लिए राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न चुनौतियों का दौर रहा।
एक और जहां सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत असमंजस की स्थिति बनी रही, वहीं दूसरी ओर राज्य को केदारनाथ जैसी भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसने उत्तराखंड की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। केंद्र सरकार के सहयोग से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए, जिन्होंने 2013 की भीषण आपदा के बाद श्रद्धालुओं के विश्वास को फिर से स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसके साथ ही 2014 में राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य आपदा राहत बल SDRF की स्थापना की गई। वहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में सड़क को संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बृहत परियोजनाएं प्रारंभ की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनको सेवा का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता, तकनीकी आधारित प्रशासन की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण नवाचार के कार्य प्रारंभ किए गए। उनके पश्चात आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व को संभालते हुए अल्प अवधि में ही हरिद्वार में कुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का कोरोना जैसी महामारी के बीच में सफल आयोजन करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के दौर में और विधानसभा चुनाव से मात्र 7 माह पूर्व मुझे भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी का संभालने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सामने इस अल्पावधि में अनेक चुनौतियां थी, जहां एक और जनजीवन को सुरक्षित रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना था, लोगों के रोजगार का संरक्षण वो काम करने थे, वहीं उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण की दिशा में भी निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ना था। उस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमने राज्य में चल रही विभिन्न नीतियों, योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए राज्य को नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी दल को दूसरी बार भारी बहुमत से विजय बनाकर पुनः सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद से निरंतर हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के एक समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास किया है। और अभी इन्वेस्टर समिट के बारे में यहाँ पर माननीय मंत्री जी कह रहे थे, सौरभ जी, तो जब हम इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे थे, हमने उससे पहले यहाँ के जो स्थानीय हमारे उद्योग संस्थान हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने संवाद स्थापित किया। उनके साथ हमने उनके सुझाव लिए और जो पहले से चलने वाले उद्योग हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, उनके सुझाव के आधार पर हमने 30 से भी अधिक नीतियों को हम प्रचलन में लाए और अनेक नीतियां जिनमें कुछ शिथिलीकरण की आवश्यकता थी, हमने उनमें शिथिलीकरण भी किया। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अनेक क्षेत्रों में आज देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में उस तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमने किसानों की आय वृद्धि दर में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट
12.69% रही, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार भी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। यही नहीं, हमने राज्य में जीईपी अर्थात ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय प्रबंधन सूचकांक की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को देश में सबसे तेज गति से विकसित करने वाले हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य गठन के समय हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,78,240 करोड़ रुपए होने जा रहा है। इसी प्रकार राज्य गठन के समय हमारी राज्य में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 15,285 रुपये थी, जो बढ़कर 2,74,064 रुपये के करीब है। आज विकास में तेजी आने से राज्य के बजट में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, हमारा राज्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसका प्रमाण है कि बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में हम सफल रहे हैं। यही नहीं, आईसीआरटी इंडिया द्वारा स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल विकास की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही हमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय और उत्तर पूर्व की राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए राज्य को 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया है। आज हमारे सख्त फैसलों और नियमों के अनुसार निर्णय लेने के कारण आबकारी खनन जैसे विभागों में पहले से कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को इन आंकड़ों से कुछ परेशानी हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने बीच बीच में गैरसैंण का भी मुद्दा भी उठाया है, परंतु शायद उनको ये स्मरण करना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान गैरसैंण के विकास को लेकर कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया, मैंने स्वयं गैरसैंण के पास का एक गांव सारकोट, उसको गोद लिया है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा, इधर से भी कहूँगा आप सबसे भी, कि आप लोग जब भी जाते हैं वहाँ तो अवश्य उस गांव को देखने जरूर जाएं, जहां आज सारकोट गांव को आदर्श बनाने के लिए किस प्रकार से व्यापक स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां के विकास को सुनियोजित तरीके से सरकार और प्रशासन और वहां की ग्रामीण जनता मिलकर एक समन्वय करते हुए एक आदर्श मॉडल बनाने का काम उस गांव के लिए कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर
हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य की समृद्ध और आत्मनिर्भरता हेतु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां हम और शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का हमने प्रयास किया है, वहीं 30 से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतियों द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विशिष्ट रोड मैप तैयार कर राज्य की कई नई योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करने का भी काम किया है। औद्योगिक विकास की मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर समझौते किए गए थे। और सच में एक धारणा थी कि ये समिट होती हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं और आयोजन केवल आयोजन भर होकर रह जाते हैं, उसका परिणाम धरातल पर नहीं उतरता है, नहीं कि उसकी ग्राउंडिंग नहीं होती है। हमने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है और जो 3,56,000 करोड़ के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें से जुलाई माह तक 1,01,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस का आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं इंडस्ट्री पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी जैसी नीतियों को लाकर राज्य में उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना के लिए सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमने किच्छा में 1,000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश राज्य के अंदर होगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा। इसके साथ साथ हैं पुनर्वास भी करना होगा। बहुत सारे लोग रुपया में फंसे हुए हैं, 400 एकड़ पहले जमीन आरक्षित है, उसको वहाँ पुनर्वास भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपका जो सुझाव है उस पर हम लोग पहले से सोच रहे हैं। कुछ भी काम करेंगे तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको व्यवस्थित करेंगे, किसी को भी कहीं पर हटाना या करना नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, मुख्यमंत्री उद्यमशाला बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड इसकी भी व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से एक एम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम वैश्विक पटल पर अपने स्थानीय उत्पादों को एक विश्व स्तरीय मंच देने में सफल रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति के द्वारा जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को विपणन का अवसर मिल रहा है। उनकी पहचान आज देश और दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ रही है और सच में इससे हमारी मातृशक्ति का बहुत प्रोत्साहन राज्य के अंदर हो रहा है। और मैं एक बार फिर से आज इस रजत जयंती के अवसर पर इस बहुत ही गरिमामयी सदन में सच में ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले, वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम पर निकले थे। उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे पूरा भरोसा है कि उस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में
अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने वाली है, उस क्रांति की कोई अग्रदूत बनने वाली हैं, तो वो हमारी माताएं बहनें बनने वाली हैं। उसमें आप लोग भी हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें होने वाला है। क्योंकि मैं राज्य के अंदर हर एक छोटे बड़े स्थान पर जाने के बाद ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सीमित साधनों में, संसाधनों में, जीवन के अनेक अभावों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे राज्य की मातृशक्ति में जितना परिश्रम करने की ताकत है, जितना उनके अंदर स्किल है, और उन सब के बावजूद उनके द्वारा जो बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, वो उत्पाद सच में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फीका कर देते हैं, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति का इसमें बहुत बड़ा योगदान आगे होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हमने जहां एक और किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त किया है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को और सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हमने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पाली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने परंपरागत खेती और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य के मिलेट को पूरे देश में एक अलग पहचान, सुपर फूड के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। हमने राज्य में कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है। यह हमारी सरकार की और नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि किसानों की आय में वृद्धि करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन और तीर्थाटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्राप्त होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इको टूरिज्म, धार्मिक, साहसिक, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फिल्म, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्र के वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हम हरिपुर कालसी में, आपके बगल में, यमुना तीर्थ स्थल से पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमने मां पूर्णागिरी के धाम, जहां लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष आते हैं, शारदा कॉरिडोर परियोजना के निर्माण की दिशा में भी कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे भारत नेपाल सीमा के अति निकट का ये क्षेत्र आने वाले समय में भारत नेपाल के बीच व्यापार को भी और मजबूती प्रदान करेगा। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य में शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है,
जिससे प्रदेश में आने वाले श्रद्धालु शीत ऋतु में हमारे धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ साथ हमारे पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकें। इसके अलावा हमने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नंदा देवी राज्यात यात्रा और वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने हेतु के अभी से उसके लिए भी हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, ताकि यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को और नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकें। हम राज्य में योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना करने जा रहे हैं। इस दिशा में भी हमने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। हमने राज्य में फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रारंभ किया है। हम राज्य में फिल्म शूटिंग पर विशेष सब्सिडी प्रदान करने के साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारे लोक कलाकार, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इन्हीं प्रयासों के कारण राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और हाल ही में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा हमारे 4 गांव चखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार ग्राम से भी सम्मानित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हमारे राज्य के अंदर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी आयोजन हैंगर में आयोजित नहीं हुआ। सारे के सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आयोजित हुआ। और एक भी प्रतियोगिता ऐसी नहीं थी जिस प्रतियोगिता के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। इससे पहले के जो खेल होते थे उनमें अनेक राज्यों को अपने राज्य में सभी उनके खेल के स्थान, खेल की उस प्रकार की सुविधाएं न होने के कारण से राज्य के बाहर भी उनको इस खेलों के आयोजन को करना पड़ता था। इन राष्ट्रीय खेलों में हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया था। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक संकल्प के रूप में दोहराया था। इन खेलों में पहली बार उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में अपना 7वां स्थान देश में प्राप्त किया था और एक नया इतिहास बनाया था। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। यही नहीं, राज्य में प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापना के साथ करने के साथ ही महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से ऋषिकेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राफ्टिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जा रहा है। हम चमोली, टिहरी और चंपावत जिलों में विभिन्न प्रकार की साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए सरकारी नौकरी में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करने का कार्य भी किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो सके, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके और वो अपने खेल पर पूरे मनोयोग से ध्यान लगाकर राज्य और देश के लिए अपना पदक जीतने का काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मातृशक्ति के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण देने के साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान, लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना उत्सव योजना और महिला मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। आज इन योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में
उनको चयन का अवसर मिल रहा है, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, लघु उद्योगों के माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही है, जहां स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। वहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम हमारे राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,65,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। इतना ही नहीं, हमने 2022 के आम चुनाव में राज्य के जनता के सामने अपना संकल्प रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही जो हमारे अंत्योदय के परिवार हैं, उन परिवारों को साल में 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क रिफिल करके देंगे। आज हम इस योजना पर काम कर रहे हैं और 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क रूप से रिफिल करके राज्य के लगभग 1,85,000 परिवारों को ये सुविधा आज राज्य की तरफ से मिल रही है। आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा हो, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लक्ष्य को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा ध्येय है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, उन तक सुविधाएं पहुंचे, सहायता पहुंचे, उनके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको उत्थान के अवसर मिले। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने के पश्चात हमारा राज्य पहले पायदान पर खड़े राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत निर्माण के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वप्न को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के प्रयासों के अंतर्गत हमने जहां एक और वर्षों से लंबित जमरानी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना तथा सौंग बांध परियोजना को गति प्रदान करने का काम किया है, वहीं हम दशकों से अटके ब्यासी पावर प्रोजेक्ट तथा मध्य महेश्वर जल विद्युत परियोजना के कार्य को भी पूर्ण करने में सफल रहे हैं। जहां जमरानी बांध परियोजना के पूरा हो जाने के बाद तराई भाबर का क्षेत्र, हल्द्वानी नैनीताल के आसपास का क्षेत्र, आपके क्षेत्र तक भी आएगा पानी उसका, बेहड़ जी की तरफ को, और उधर भी आगे वालों को भी मिलेगा, क्योंकि हाँ उनको भी मिलेगा। और हम जो भी योजना करते हैं वो हमारे लिए पहली राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र सर्वोपरि को मानकर उनका नहीं खटीमा दूर है, वहाँ से खटीमा में तो शारदा जी हैं। पूरा तराई भाबर का क्षेत्र पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए अनेक प्रकार से लाभ देने वाली योजना। और ये ऐसी योजना, सच में मैं बड़ा छोटा था, मैं कल यशपाल जी से पूछ भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब वो सबसे पहले आप, मुझे ध्यान था कि 89 और 90 के बीच में पहली बार आप विधायक बने थे वहाँ से, तो उस समय मैं 9th में पढ़ता था, तो उससे भी बहुत पहले से हम सुनते रहे। राम सिंह कैड़ा जी हैं, इनके क्षेत्र में वो योजना उसका बकायदा शिलान्यास हुआ है, केसी पंत साहब ने किया है, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे जी, 75 में शिलान्यास हुआ। लगभग 50 साल से जिस योजना के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, 50 साल का समय, 5 दशक का कालखंड बीत जाने के बाद आज ये योजना भी हमारी निर्माणाधीन है, निर्माण के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार लखवाड़ बांध परियोजना, लंबे समय से उसकी भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वह भी लगभग मुझे लगता है 4-5 दशकों के बाद वो योजना भी आज निर्माण की गति को आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ देहरादून में सौंग बांध परियोजना, ये सौंग बांध परियोजना जहां यहाँ की पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, आने वाले समय में जो आज तमाम पर्यावरण की दृष्टि से तमाम हमारी भूजल स्तर नीचे जा रहा है,
उसको मेंटेन करने का काम करेगी। साथ ही में देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अगले 50 सालों के लिए पेयजल का संकट खड़ा नहीं होगा, पेयजल की व्यवस्था बनी रहेगी। इस सोंगडांग परियोजना में भी उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन से आम लोगों को जोड़ने के लिए हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं। आज पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ लेकर बड़ी संख्या में प्रदेशवासी अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगवाकर बिजली उत्पादन कर रहे हैं। और आप कभी इधर जाएंगे उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी का ये क्षेत्र, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जैसे तराई में कहाँ गए, जाति चले गए, तराई वाले सब चले गए लग रहा है। यार शहजाद जी आपको छोड़, आप ही अकेले तराई के लिए काफ़ी हैं। भाई साहब तो खैर सब समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ गन्ने की खेती होती है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा लगता है सोलर की खेती हो रही है। इस प्रकार का एक दृश्य दिखाई देता है जो सच में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में, पर्यावरण के संरक्षण में, ग्लोबल वार्मिंग में, तमाम जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं उनके समाधान का भी एक मार्ग वहाँ दिखाई देता है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यूपीसीएल को भी केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हमने सौर ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में न केवल एक रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रेल, रोड, रोपवे एवं हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है। और इस रेल लाइन के बनने से न केवल राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि के साथ रोजगार की संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। इसके साथ ही आज केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आज देहरादून से 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है और जल्दी ही रामनगर और काठगोदाम से भी नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में 26 गुना अधिक बजट प्रदान किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। शीघ्र ही 48,000 करोड़ रुपए की इस बृहद परियोजना पर भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे चारधाम औलबदर सड़क परियोजना हो, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड हो, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास हो, सितारगंज से टनकपुर का मोटर मार्ग हो, या फिर पोंटा साहब देहरादून या बनबसा व कंचनपुर नेपाल, भानियावाला व ऋषिकेश, काठगोदाम लालकुआ, हल्द्वानी बाईपास, रुद्रपुर बाईपास हो, या सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हों। आज विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कनेक्टिविटी को सशक्त बनाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें सड़कों के निर्माण और रखरखाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के लिए अब हम प्रोएक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रोपवे विकास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का संचालन शुरू किया जा चुका है। साथ ही पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव तथा औली से गौरसो तक रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है, जो आने वाले समय में राज्य के पर्यटन विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक के
रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। जो एसओबी बननी थी वो भारत सरकार के साथ हमारी बन चुकी है। और जो केदारनाथ की यात्रा हो या हेमकुंड साहब की यात्रा हो, जो अत्यंत कठिन यात्रा होती है, जो एक अत्यंत कठिन और जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए यात्रा वृद्ध लोगों के लिए और कठिन होती है। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं इसके लिए पूरे सदन की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान, केदारनाथ में पूरे देश दुनिया का सनातनी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के धाम पहुँचते हैं। वहीं जो हेमकुंड साहब है वो हमारे सिखों का बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में सिख भाई बड़ी दूर दूर से कठिन परिस्थितियों में वहाँ दर्शन और पूजन के लिए वहाँ आते हैं, दरबार साहब में पहुँचते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये सभी परियोजनाएं देवभूमि के मंदिरों को दर्शन आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए, जितनी भी योजनाओं का मैंने नाम बताया, अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। आज राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेली सेवाएं प्रारंभ होने से जहां एक और आम जनता को लाभ हुआ है, वहीं प्राकृतिक आपदा के समय इन हेली सेवाओं और हेलीपोर्टों का प्रयोग हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा भी होता है। अभी मैं कुछ ही एक सप्ताह पहले मुंशियारी गया था, तो मुझे एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य वहाँ पर मिला था, जिसको अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद सीने में या दिल में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो वो वहाँ हीरा टी स्टॉल पर जब मैं सवेरे बैठा था तो मेरे सामने आया था, शायद हरीश जी आप जानते होंगे। हाँ, उसने कहा कि यह हेली सेवा प्रारंभ होने से मेरी जान बच गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो ऐसे है? जो छोटा है उस पर विस्तार करेंगे हम लोग, सभी स्थानों को जोड़ने पर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। है? थोड़ा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक और राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित करने के साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी हम करा रहे हैं। इसके साथ दोनों ही स्थानों पर प्राइवेट पार्टनरों के साथ जो अपनी सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं, उनके साथ हम हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिन पर बहुत सस्ती दरों में, बहुत ही नॉमिनल जो शुल्क होता है उस शुल्क के आधार पर आने वाले तीमारदारों को भी रुकने और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही हमने राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं में गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की है। यही नहीं, राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है और उसके पूरा हो जाने के बाद हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ी सुविधा वहाँ पर एम्स की प्राप्त हो सकेगी। पर मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि अभी हमें
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और हम इस चुनौती को सामना करने के लिए भी संकल्पित हैं। ये हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हमने 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित करने के साथ ही 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ MOU भी किए हैं। हम राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों पर एक साथ अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, जहां हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात हमारे समक्ष ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिनका यदि समय पर समाधान हो जाता तो आज उत्तराखंड की स्थिति और अधिक मजबूत होती। इसलिए हमने सरकार में आने के बाद उसके साथ साथ जन आकांक्षाओं की अनुरूप उन समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य प्रारंभ करना शुरू किया है। मुख्य सेवक का दायित्व संभालने के पश्चात मैंने देखा हमारे राज्य के युवाओं को नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैंने जिस दिन मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि राज्य के जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त एक एक पदों को भरा जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और उस समय लगभग 22,000 से अधिक पद रिक्त थे। उन पर हमने नियुक्तियां प्रारंभ शुरू कर दी थी और तभी से जब से ये नियुक्तियां, विज्ञप्तियां निकलना प्रारंभ हुई, परीक्षाएं आयोजित होने लगी, तो वर्षों से उत्तराखंड में दीमक की तरह खाने वाला नकल माफिया फिर से सक्रिय हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में हम रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं। परंतु मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के तहत और मेरिट के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं और नौकरियों के अवसर पा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों एक हरिद्वार के एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था और उस पर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। परंतु कुछ लोग इस मामले के आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करने लगे और प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन हमारे बच्चों को परेशान होता देखकर और कुछ लोगों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग के अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप CBI जांच की संस्तुति प्रदान की और इसके साथ ही बाद में आयोग ने पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। हमारे इस निर्णय के बाद कुछ लोग कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए हैं या कमजोर पड़ गए हैं। मैं आज
आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम जहां सर झुका सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो सर कटा भी सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित पल्लवित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं, उनको संवर्धित करते रहे हैं, उनका पोषण करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, राहत सामग्री घोटाले जैसे अनेक प्रकरण इस बात के साक्षी हैं कि उस समय भ्रष्टाचार किस हद तक शासन व्यवस्था में व्याप्त था। पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कोई गलत काम को कभी सह नहीं देते। कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से अगर कोई भी चीजें सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हमने साफ नियत, स्पष्ट नीति और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ शासन चलाने का संकल्प लिया है। आज उत्तराखंड में न तो किसी घोटालेबाज को संरक्षण मिलता है, न ही किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा जाता है। पहले के समय में जब भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी और हम सब लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचारियों से कहते हुए तुम जितना चाहे उतना लूट लो, हम आंखें मूंद लेंगे, हम बंद कर लेंगे। राज्य की जनता साक्षी है। बंद कमरों में उत्तराखंड के संसाधनों का बंटवारा होता था, किस प्रकार से खुली लूट होती थी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है। आज हमने भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करते हुए प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और हमने जो एक धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लापरवाही आती है, कर्तव्यों में निर्वहन में ठीक प्रकार से काम नहीं किया जाता है तो छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया जाता है, छोटी छोटी मछलियों को फंसा लिया जाता है और बड़ी मछलियां और मगरमच्छ इसकी पकड़ में नहीं आते हैं या उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है, इसकी हमने शुरुआत की है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, भ्रष्टाचारी मगरमच्छ हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हो रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं आज सदन के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। कोई भी अच्छे सुझाव देगा तो हमारी सरकार उन सभी को अपने कार्य प्रणाली में लाएगी, अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेगी, नीति में सम्मिलित करेगी, सरकार के लिए सुशासन में जहां आवश्यकता है उनका उपयोग करेगी। जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार राज्य की 1.25 करोड़ जनता के हित में, उनके विश्वास और उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य हित में अनेक ऐसे ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय लिए हैं जिनका प्रभाव आने वाली हमारी पीढ़ियां अनेक वर्षों तक उसको महसूस किया जाएगा। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान किया गया कि देश के अंदर रहने वाले
हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू देश के अंदर होना चाहिए, सबके लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा साहब के सपनों को भी सच्चे रूप में धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सबसे पहले कहीं शुरू हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। परंतु मैं भली भांति जानता हूं, जिन लोगों के आंखों पर तुष्टीकरण की पट्टी बंधी है, सर पर वोट बैंक की टोपी है, वो समान अधिकारों की बात समझ नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा दी जाती है और देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। परंतु पहले की सरकारों की विफलताओं के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आ गया। देवभूमि के मूल अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। इसी बदलाव को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में जहां एक और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाली नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का काम किया है। इस कानून के बनने के बाद अब यदि कोई दंगा करने वाला पुलिस लाठीचार्ज करती है और उस दौरान पुलिस की लाठी टूट जाती है, उसका खर्चा भी दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लैंड जिहाद की बात करें तो क्या हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये बताएंगे कि जब हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर नकली मजारों को बनाकर हमारी सरकारी जमीनों पर हड़पने वालों पर कार्रवाई करते हैं तो उसमें क्या परेशानी है? कल भी मैंने कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं, क्या कहीं से अतिक्रमण हटाना, अवैध कब्जे हटाना क्या कानून सम्मत नहीं है, व्यवस्था सम्मत नहीं है, भारत की विधि सम्मत नहीं है, व्यवस्था सम्मत नहीं है? या जो हमारे नियम कानून हैं उन नियम कानूनों के अंतर्गत नहीं है? हमारा किसी को टारगेट करना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है, शांत प्रदेश है, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध रूप से कब्जे, अवैध रूप से नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर डालकर सरकारी ज़मीनों को कब्जाना, मैं समझता हूँ पक्ष वाले भी कहेंगे खराब है तो विपक्ष वाले भी उसको हाँ नहीं कहेंगे, प्रतिपक्ष के लोग भी नहीं कहेंगे। तो हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे सम्मानित सदन को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने अभी तक 9,000 से अधिक की सरकारी भूमि को इस अतिक्रमण से मुक्त कराया है और इस काम की, हमारे इस कदम की आज देश भर में सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कार्य की सराहना करने के बजाय लोगों को पट्टे मिलेंगे। देखिए, हम किसी को उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। कराओ, जो गरीब जनता है उसे क्या भूमिहीनों को पट्टे मिलेंगे 9,000 एकड़ जमीन में? जो भी देखिए, जो सबसे अच्छा होगा उस जमीन का उस सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। जो सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है, जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा। गन्ना मंत्री भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, सामने वाले भी, वहाँ वाले भी, आप लोग भी वही चाहते हैं। आप बोल नहीं सकते हो जो हम सही कर रहे हैं। आपकी समस्या ये है कि थोड़ा आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपको अंदर से तो लग रहा है कि सही काम हो रहा है, देवभूमि में काम होना ही चाहिए। अब बोलते जाइए। कल आपने बोला था सौरभ जी की पोस्ट डाल रखी थी, अच्छा किया था। हाँ, तो आज उसको पलट रहे थे आप। कल तो आपने इनकी तारीफ कर रखी थी। हाँ?
मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अरे भाई अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करना गलत है क्या? गलत है क्या? अवैध कब्जे, सरकारी जमीनें अवैध रूप से कब्जाना क्या सही है क्या? कोई सही मानेगा? आप लोग भी इसको अपने वोट बैंक के नजरिए से क्यों देखते हैं? उस चश्मे को हटा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आज जिहाद शब्द का मजाक उड़ाते हैं। मैं आज उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आज जो विपक्ष की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उत्तराखंड की डेमोक्रेसी की स्थिति है, जो पिछले सालों में हमारी डेमोग्राफी खराब हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक और मैदानी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में, क्या उससे वे लोग खुश हैं क्या? खुश हैं क्या? यहाँ की डेमोग्राफी बदली है, यहाँ का जो सांस्कृतिक मूल्य है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, अफेक्ट हो रहा है। क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर शहर भूमि है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं और हम इसी प्रकार कड़े निर्णय लेना जारी रखेंगे। जहां भी सरकारी कब्जे होंगे उन पर काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश के बाहर के लोग विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को किसी न किसी रूप में दिखाकर रोजगार देने के नाम पर यहाँ की भूमि की अनाप शनाप खरीदारी कर रहे थे, अनाप शनाप खरीदारी कर रहे थे और उसको जिन प्रयोजनों के लिए वो उस भूमि को क्रय कर रहे थे, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कॉलनेमी चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर भी सख्त कार्रवाई की है जो भगवा वेश धारण कर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ छल कर रहे थे, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे और धर्म के मार्ग पर आने वाले मार्ग पर कहीं न कहीं उनके मार्ग को अवरोधित करने का काम कर रहे थे, रोकने का काम कर रहे थे, बाधा बन रहे थे और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। ऐसे विधर्मियों, छद्मधारियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें वहीं पहुंचाकर दम लेंगे जहां से वो आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बन जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित हो सकेंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 230 से अधिक मदरसों को भी बंद करने का कार्य किया है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां मानकों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने समाज, राज्य और देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान देता है। आने वाले समय में वो एक आविष्कारक बनने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने भी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया था। उस अधिनियम में कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही आते हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समाज को इससे दूर रखने का काम किया। हमारी सरकार ने सिख, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि उत्तराखंड की पहचान को भी कलंकित किया था। आज हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है कि सभी के बच्चों को, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबके बच्चों को इस अल्पसंख्यक शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने
प्रतिपक्ष के हमारे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार और मुझे मदरसा शब्द से परेशानी है, इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी भी मदरसे की आड़ में कोई आतंकी फैक्ट्री चलाई जाएगी तो हाँ, मुझे उससे परेशानी है, मुझे उस पर आपत्ति है। यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी तो हाँ, उसमें मुझे परेशानी है। और हमारी सरकार ऐसी गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था को बंद करना नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाना है, ताकि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी वही अवसर मिल सके जो अन्य वर्गों के बच्चों को प्राप्त होते हैं। उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी समान अधिकार के रूप में आगे पढ़ने और लिखने का अधिकार, सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों के और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमने जहां एक ओर शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र विजेताओं को प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों को उचित सम्मान मिल सके। यही नहीं, हमने स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में भी उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी जा रही है। इन सभी कार्यों के अलावा हमारी सरकार प्रदेश में शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक किसको अभी आपने कहा कि जिनकी शहादत होगी जिन सैनिकों की, उनके लिए आपने 1.5 करोड़ रुपया जो है, नहीं, परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र और अग्निवीर के लिए भी कुछ रखा है? उसके लिए तो हम सारा प्रशिक्षण से लेकर सभी जगह आरक्षण कर ही रहे हैं। राज्य सरकारी की जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, मेन पुलिस विभाग, खेल विभाग, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन, अनेक विभागों में उसका प्रावधान कर दिया है हमने पहले। शहीद के लिए अग्निवीर शहीद, वो तो सैनिकों के लिए, सबके लिए हो गया, सभी शहीदों के लिए उसमें। सैनिक जो भी सैनिक है जो थे देश की सीमा पर, और ये हमने पिछले साल ही जो है हमने जो है इसमें ये प्रावधान अभी इसी पिछले साल जुलाई से ही लागू किया है हमने। इन सभी कार्यों के अलावा हो गया। इन सभी कार्यों के अलावा हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी, बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने उन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें AI तकनीक का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलन के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए जहां एक और उनके आश्रितों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, वहीं हम
शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा देने के साथ ही घायल हुए और जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में पूर्व सरकारों में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित को सैतिक आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमारी सरकार द्वारा नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवा आयोजित भी किया है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं और भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी 5 अगस्त 2025 से जो आपदा का एक क्रम हमारा धराली से प्रारंभ हुआ, उसके बाद श्याना-चट्टी उत्तरकाशी जनपद में ही, जहाँ पर भारी मलबा आ जाने के बाद 25-30 फुट जल भराव हो गया। रुद्रप्रयाग जनपद में छेनागाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आपदा आई, भीषण तबाही हुई। चमोली जनपद में थराली, चेपड़ो, कुंतरी, तुरमा, ऐसे अनेक स्थान जिन स्थानों पर मैं गया। पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी गांव, भरसार के आसपास का पैठाड़ी और पाबो के वाला क्षेत्र पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गया। हमारा देहरादून का आसपास का क्षेत्र या जनपद बागेश्वर का हमारा पौसारी गांव, इन गांवों को भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा और उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में इन आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप का सामना हमें कई बार करना पड़ता है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हमने लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, लगातार प्रशासन के लोगों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को, सबके साथ समन्वय बनाकर, और मैं इस अवसर पर उन आपदा पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी बहुत उनके प्रति सहानुभूति करते हुए और उनके परिजन जो इस आपदा में बिछुड़ गए हैं या हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन सभी को ऐसे कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, आगे के जीवन का उनका मार्ग प्रशस्त करे। और साथ ही हमने यह भी प्रयास किया कि सबका समन्वय बनाकर सरकार की तरफ से जो मकान क्षतिग्रस्त होगा उसमें 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, और वो राज्य के और भी अन्य क्षेत्रों के लिए हम एक पैकेज की प्रक्रिया भी कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो हम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आज इस विशेष सत्र से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ उन्होंने पूरी आपदा के समय में जो हमारे केंद्र की एजेंसियाँ थी उन सभी एजेंसियों को लगाया, और धराली में जो 1300 से ज़्यादा हमारे देश के और स्थानीय लोग उस आपदा में फंस गए थे, उन सभी को निकालने के लिए सेना का चिन्हित हेलीकॉप्टर हो, MI हो या अन्य संसाधन हो, NDRF हो, भारत सरकार के अनेक संस्थानों ने उस पर काम किया। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने लगातार हमारी चिंता करी और प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए और उन्होंने हर एक जो हमारे 5 मुख्य स्थान थे उन स्थानों के आपदा पीड़ित परिवारों के लोगों से, उनके परिजनों से एक एक से उनकी पीड़ा साझा करी और 1200 करोड़ रुपए का तत्कालिक रूप से हमको सहायता दी जो काम शुरू करने के लिए, और आगे के लिए उन्होंने हमें
पूरी तरह से भरोसा दिया कि आप ये काम शुरू करिए, आगे जो भी आवश्यकता होगी उसको केंद्र की सरकार हर तरह से मदद करेगी। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों के जो लैंड स्लाइड है, भू धसाव है, बादल फटने और जो वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाएं उन प्रभावित लोगों तक त्वरित रूप से सहायता पहुंचाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए उनके पूर्वानुमान के लिए प्रिडिक्टिव सोच अब अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, हम नई आपदा प्रबंधन नीति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती करने के उद्देश्य से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रभावितों की मदद के साथ ही आपदा प्रबंधन के कार्यों को गति देने के लिए कार्य करते हैं। 2013 के समय की एक बात हम सभी को याद है कि आपदा का सामग्री और उसको छोड़कर भाग जाने वाले युवराज द्वारा हरी झंडी न दिखा पाने के कारण राहत सामग्री से भरे ट्रकों को कई दिनों तक खड़ा करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, वो सच में इस पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी हम कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और हम प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हम देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी करा रहे हैं, जो उत्तराखंड जैसे हमारे राज्य के लिए, पर्वतीय राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतना ही नहीं, हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी और सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकी को बढ़ावा देने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हमने जहां एक और राज्य के नौले, धारे, गाड़, गधेरे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनेवेशन अथॉरिटी सारा का गठन किया गया है, वहीं हम राज्य में पौधारोपण अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन एक बड़ी समस्या है। कल आदरणीय भरत चौधरी जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया, और इस समस्या को देखते हुए आपने रिवर्स माइग्रेशन की अच्छी एक यहाँ पर परिभाषा भी रखी, और उस रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के बाद रिवर्स माइग्रेशन करने वालों की सफलता की कहानी काफ़ी आगे बढ़ी है। काफ़ी देश दुनिया के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जिन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, अपना मान सम्मान बनाया है, वो सभी अब लौटकर अपने अपने पैतृक स्थानों की ओर, हमारे राज्य के अपने उन स्थानों पर जहां वो रोजगार कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और रोजगार स्वयं का भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में सच में पलायन का मुख्य कारण रोजगार की कमी है। अभी सौरभ बहुगुणा जी ने भी बताया, उन मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हमारी सरकार द्वारा राज्य पलायन निवारण आयोग के दिशा निर्देशन में पलायन की रोकथाम के लिए भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनसे पलायन की समस्या का सामना करने में हमें सहायता मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में
बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रेरणा, नियत और गति के साथ हम कार्य कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वाणी से निकले हुए शिवमय शब्द अवश्य सिद्ध होंगे, अवश्य साकार होंगे, अवश्य धरातल पर उतरेंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्षों की तपोमयी यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। जो भारत कभी गुलामों वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। ये आत्मगौरव संघ की तपश्चर्या का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों का सामना सफलतापूर्वक किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग से आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में संघ की शाखा में गाए जाने वाले एक गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। मान्य